दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं 6 अप्रैल के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो कि दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 टीम की तरफ से किताबें जारी की गई दोस्तों, जिसमें लेखपाल परीक्षा के लिए और वीडियो परीक्षा के लिए किताबें आपको दी गई हैं। ये वीडियो परीक्षा के लिए दोस्तों 2 किताबें, बट आपको एक ही किताब परचेज करना है, बाकी दूसरी किताब इस पर आपको मुफ्त दी जा रही है। इसी तरह से लेखपाल परीक्षा के लिए ये 4 किताबें दोस्तों, जिसे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप अपने नियर बाई बुक स्टोर से इसे परचेज कर सकते हैं। किसी तरह की कोई समस्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इन पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं और परचेजिंग के तरीके जान सकते हैं। इसके अलावा स्टडी 91 के टीम के द्वारा दोस्तों कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी चलाए जा रहे हैं। अगर आप किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं या इच्छुक हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो एक मौका स्टडी 91 को दीजिए। अगर शिद्दत से पढ़ाई करना है तो, ईमानदारी से पढ़ाई करना है तो, अन्यथा बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के प्रश्न उत्तर का श्रृंखला और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आज हमारे लिए नए हैं जो हमें यहाँ पढ़ने हैं। पहला सवाल है, हाल ही में चर्चित पुस्तक, काफी दिनों बाद दोस्तों कोई नई किताब आई है मार्केट ना, जिसका नाम है क्रंच टाइम। क्या नाम है? क्रंच टाइम। पूरा नाम है दोस्तों किताब का क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, ये किताब का नाम है। किताब किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, अगर मैं यहाँ नाम लूँ दोस्तों, डॉक्टर श्रीराम चौलिया, मीनाक्षी लेखी, नरेंद्र मोदी और संजू वर्मा की, तो याद रखिएगा ये किताब मोदी जी के ऊपर लिखा गया दोस्तों। जैसा कि इसका नाम ही आपको मिल रहा होगा, क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी, यानी उन्हीं के जीवन पर दोस्तों किताब है। इसके पहले संजू वर्मा ने एक किताब लिखा था दोस्तों, जिसका नाम था मोदी गैम्बिट। क्या नाम था दोस्तों? मोदी गैम्बिट नाम का एक किताब संजू वर्मा ने लिखा था, याद रखेगा। बट आज का आपका उत्तर सही नहीं है, ठीक है। अगर मैं श्रीराम चौलिया की बात कर दूं तो इनकी एक किताब आई थी दोस्तों, जिसका नाम था मोदी सिद्धांत। कौन सी किताब आई थी? मोदी सिद्धांत नाम की किताब आई थी। और आज के लिए भी सही उत्तर क्या है दोस्तों? यही श्रीराम चौलिया जी ने ही लिखा दोस्तों, क्रंच टाइम। जी हां दोस्तों, और मीनाक्षी लेखी ने दोस्तों क्या किया, इसका क्या किया, इनॉग्रेशन किया, इस किताब का विमोचन किया। क्या किया दोस्तों? इस किताब का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया, जो कि संस्कृति मंत्रालय की क्या है, राज्य मंत्री भी हैं, ठीक है। तो याद रखेगा, यहां आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर श्रीराम चौलिया, इनने किताब लिखा है क्रंच टाइम। क्या किताब का नाम है? क्रंच टाइम। बाकी की जो बातें दोस्तों मैंने आपको बता दिया। हाँ, अगर बात आती कि इस किताब में किसके बारे में बताया गया है, तो भारत के पड़ोसी देशों को लेकर के जो संकट की स्थिति बनती, कभी पाकिस्तान को लेकर, कभी चीन को लेकर के, तो यह उस संबंध को उजागर करता दोस्तों, उस संकट की स्थिति को बताता है। और मोदी जी उस ऐसे समय में कैसे निर्णय लेते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, इस किताब में उन्हीं सारी चीजों के बारे में बताया गया। किताब का नाम है क्रंच टाइम, मोदी जी के ऊपर लिखी गई किताब है और लिखा है डॉक्टर श्रीराम चौलिया ने, ठीक है। तो पहला सवाल यही था आपका, ठीक है, कि क्रंच टाइम किताब किसके द्वारा लिखी गई, तो क्या बताएंगे? डॉक्टर श्रीराम चौलिया के द्वारा लिखी गई। हाल फिलहाल में करंट अफेयर में हम लोगों ने कितनी किताबें पढ़े हैं, जरा एक बार रिवीजन करते हैं, इसी बहाने याद आ जाए, क्योंकि काफी दिनों बाद ये सवाल आया किताब वाला, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग से चीजें स्किप कर रही होंगी, ठीक है। एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। करा हाल ही में एनफील्ड बैरल्स, जी हाँ दोस्तों, एनफील्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी। दोस्तों ये भारत में जो तेल संकट कभी बरप रहा था, उसके ऊपर दोस्तों एक किताब लिखी गई। और इसे लिखा किसने दोस्तों? तो याद रखेगा, इसे लिखा है ऋचा मिश्रा जी ने। किससे लिखा है? ऋचा मिश्रा जी ने लिखा है। हाल ही में चर्चित पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड, ये किसके द्वारा लिखा गया है? यह किताब लिखा गया गीतांजलि श्री के द्वारा। किसके द्वारा? गीतांजलि श्री, रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट। इस किताब का दोस्तों विमोचन किया गया, हमारे वर्तमान में श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, नाम क्या दोस्तों? भूपेंद्र यादव, इन्हीं के द्वारा इस किताब का विमोचन किया गया। द ब्लू बुक और राइटर्स जर्नल, ये किताब दोस्तों अमितावा कुमार की रचना है, याद रखेगा। द मिलेनियल योगी, अ मॉडर्न डे पेरेबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ, इस किताब को लिखा है दीपम चटर्जी ने। किसने लिखा है? दीपम चटर्जी। हाल फिलहाल में दोस्तों करंट अफेयर की किताबें हैं, जरा याद करिए, ठीक है। हाल ही में नेशन टू प्रोटेक्ट नामक किताब किसने लिखा? तो याद रखेगा प्रियम गांधी मोदी ने लिखा था दोस्तों। पूरा नाम क्या है? प्रियम गांधी मोदी, और किताब का नाम है अ नेशन टू प्रोटेक्ट, ठीक है। द फाउंडर्स, द स्टोरी ऑफ पेपल्स, ये जिमी सोनी की रचना है, याद रखेगा। पेपाल एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, उसी के ऊपर लिखा गया। अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर की पाइनियर्स वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन, ये किताब किसने लिखा है? तो इसको लिखा है उमा दास गुप्ता जी ने। हाल फिलहाल में दोस्तों करंट अफेयर में इतनी किताबें हम लोग पढ़े थे, तो अपने दिमाग में याद रखिएगा, क्योंकि कहीं से सवाल कुछ भी बन सकता है। चलिए अगले सवाल पर ले चलता हूं आपको। अगला है, हाल ही में किसे गैर राज्य संस्थाओं की
शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में नियुक्त किया गया दोस्तों। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल टाइप का लग रहा है, चलो मैं कुछ शॉर्टकट इसका बना के देता हूं दोस्तों। अगर मैं बात करूं एंटोनियो गुटेरेस का, तो याद रखेगा वर्तमान में ये यूएन के क्या है दोस्तों, महासचिव हैं। क्या हैं ये, यूएन के महासचिव हैं और इन्होंने ही दोस्तों नियुक्त किया है, इन्होंने ही अपॉइंट किया है। किसे अपॉइंट किया दोस्तों, तो इन्होंने अपॉइंट किया है अरुणाभा घोष को। किसे अपॉइंट किया है, अरुणाभा घोष को अपॉइंट किया। अगर गिलबर्ट होंगबो की बात करें दोस्तों, तो गिलबर्ट होंगबो या होंगबो जो है दोस्तों, ये आप पीछे पढ़े थे दोस्तों, इनको क्या बनाया गया था दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक बनाया गया था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का क्या चुना गया था दोस्तों, इनको महानिदेशक चुना गया था। ये आपने हाल फिलहाल में पढ़ा था। और ये जो लास्ट नाम दे रहा दोस्तों, ओलाफ सोल्ज, याद रखेगा ओलाफ सोल्ज को जर्मनी का चांसलर चुना गया था। क्या चुना गया था, जर्मनी का चांसलर चुना गया था। तो याद रखिएगा आपका उत्तर यहां पर तीसरा चौथा पहला नहीं है, आपका उत्तर है नंबर 2। अरुणाभा नाम है दोस्तों, अरुणाभा घोष इनका नाम है जिन्हें अपॉइंट किया गया। मैं दो बातें करना चाहूंगा अरुणाभा घोष के बारे में। यहां दोस्तों किसके बारे में बात करने जा रहा हूं दोस्तों, अरुणाभा घोष जी के बारे में बात करना चाह रहा हूं। याद रखिएगा आगे G20 समिट होने वाला है। अगर मैं पिछले G20 समिट की बात करूं जो कि 2021 में हुआ था, तो 2021 वाला G20 समिट का आयोजन कहां पे किया गया था, बताइए जल्दी से सोचिए, इटली में किया गया था। G20 कहां हुआ था, इटली में हुआ था। जबकि 2021 के अलावा 2022 और 2023, जी हां दोस्तों, 2022 और 2023 का आयोजन कहां पे होगा, तो 22 वाला दोस्तों आपके इंडोनेशिया में आयोजित किया जा रहा है, इंडोनेशिया में, आपको पता होगा, ठीक है। और 23 वाले का आयोजन दोस्तों भारत में किया जा रहा है। ये 22 और 23 के लिए भी दोस्तों अरुणाभा घोष जी को अपॉइंट किया गया है, याद रखेगा एक तरह से सचिव के रूप में, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। अभी तो वर्तमान में दोस्तों इन्हें गैर राज्य संस्थाओं की शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर एक जो है उच्च स्तरीय समिति बनी है, उसमें अभी अपॉइंट किया गया। इसके अलावा G20 में भी दोस्तों वर्क कर रहे हैं, याद रखेगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए लिख भी रहा है यहां पर, आप पढ़िए ध्यान से, लिख रहा है उन्हें 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लिए भारत सरकार के G20 वित्त ट्रैक सलाहकार समूह में दोस्तों उनको रखा गया है, याद रखेगा। इसके अलावा जो 2022 में होगा इंडोनेशिया में, उसमें भी जलवायु और ऊर्जा पर T20 टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया। किसे, अरुणाभा जी की बात कर रहा हूं, अरुणाभा घोष जी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो याद रखेगा थोड़ा सवाल डिफिकल्ट है, बट इतना भी नहीं डिफिकल्ट है। चलिए आगे आते हैं दोस्तों, नियुक्ति से संबंधित कुछ अच्छे सवाल देखते हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो याद रखेगा पहला सवाल यह है कि गैर राज्य संस्थाओं की शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर जो अभी एक कमेटी बनी दोस्तों, उच्च स्तरीय कमेटी बनी है, उसमें किसे अपॉइंट किया गया है, तो अरुणाभा घोष को अपॉइंट किया गया है। करा अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ की प्रशासन और प्रबंधन पर परिषद की अस्थायी समिति के उपाध्यक्ष, जी हां दोस्तों, उपाध्यक्ष के तौर पर अपराजिता शर्मा जी को अपॉइंट किया गया, ठीक है। करा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया, तो डॉक्टर यश राजू को चुना गया, डॉक्टर यश राजू को चुना गया। भारतीय भुगतान परिषद पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष चुना गया, पहले भी दोस्तों विश्वास पटेल जी थे और अभी भी विश्वास पटेल जी ही हैं, याद रखेगा। इसके अलावा वन अनुसंधान संस्थान में दोस्तों डॉक्टर रेणु सिंह को रखा गया। वन अनुसंधान संस्थान जो देहरादून में दोस्तों, यहां पर किसे रखा गया, तो याद रखेगा डॉक्टर रेणु सिंह को रखा गया, डॉक्टर रेणु सिंह को रखा गया। तो इसे भी आप याद रखेगा, ठीक है। अगला सवाल है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो असम के मुख्यमंत्री क्या नाम है, हिमंता बिस्वा शर्मा जी को अपॉइंट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अगले महासचिव आपको बताई दिया गिलबर्ट होंगबो नाम है, याद रखेगा। रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में दोस्तों विनोद जी खंडूरी साहब को अपॉइंट किया गया, विनोद जी खंडारे को, ठीक है, खंडूरी नहीं खंडारे को, ठीक है। हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस में सीईओ किसे चुना गया, प्रशांत झावेरी को चुना गया, ठीक है। देखिए बार बार रिवीजन करिए और करंट को करंट से जोड़ के चलिए तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहता हूं कि अगर स्टडी 91 के रेगुलर आप रीडर हैं और रोज आप करंट अफेयर की क्लासेस देखते हैं, टेस्ट देते हैं, तो निश्चित रूप से एक एक सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों इसके टेस्ट भी आपको अवेलेबल कराए जाते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप इसका टेस्ट भी दे सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, सारे फीचर्स दिए गए। लेकिन एक बार टेस्ट आप जरूर दिया करिए भाई। 10 क्वेश्चन का टेस्ट अगर मान लो आपको सब आता भी है तो कितना मिनट लगेगा, 1-2 मिनट की बात है। तो 1-2 मिनट टेस्ट देने से ना आपको पीछे की चीजें रिकॉल हो जाती हैं। प्लीज ये काम जरूर क्या करिए। अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए, तो मैं जो कहता हूं उन चीजों को आप फॉलो जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्राथमिक और उच्च
प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान, कौन सा अभियान दोस्तों, स्कूल चलो अभियान, ये किस राज्य द्वारा शुरू किया गया, करा हरियाणा द्वारा, बिहार द्वारा, उत्तर प्रदेश द्वारा या इन सभी के द्वारा। तो याद रखें दोस्तों, यहां पर यह अभियान शुरू किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, यहां पर दोस्तों एक लगभग का मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, जरा याद रखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा परीक्षा में। लगभग का एक आंकड़ा है दोस्तों, ठीक है, एक लिखिएगा 59%, ठीक है 59%, एक लिखिएगा 69% और एक लिखिएगा 79%। ठीक है, अगर भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य में अगर हम साक्षरता दर की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर की बात करें तो पुरुष साक्षरता दर कितनी है दोस्तों, याद रखिएगा 79% है। महिला साक्षरता दर दोस्तों कितनी है, तो याद रखिएगा 59% है, 59% है। और औसत अगर आपसे पूछा जाए तो औसत याद रखेगा 69% है। ठीक है, ये आप याद रखेगा, कई बार चीजें भूल जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर याद रखेगा सबसे साक्षर जिला कौन है, सबसे साक्षर जिला और न्यूनतम साक्षर जिला। ठीक है, याद रखेगा सबसे साक्षर जिला है दोस्तों गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर दोस्तों याद रखेगा, ये उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा साक्षर जिला है। और सबसे कम साक्षर जिला कौन है दोस्तों, याद रखेगा श्रावस्ती है। कौन सा है, श्रावस्ती। एक बात और याद रखेगा, मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको दे रहा हूं, आपको याद हो जाएगा। अगर हम बात करें महात्मा बुद्ध जी को, ठीक है, जो भगवान स्वरूप माने जाते हैं, ठीक है, कहे जाते हैं, तो गौतम बुद्ध जी के नाम पर नगर का नाम है गौतम बुद्ध नगर, मतलब बहुत ज्यादा टैलेंटेड, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट यूपी में कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, लेकिन वहीं भगवान गौतम बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा भाषण कहां पे दिया है, श्रावस्ती में दिया है। इतिहास का सवाल है, ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा भाषण कहां पर दिया है, उपदेश कहां दिया है, श्रावस्ती में दिया है। इतना उपदेश सुनने के बाद भी वहां साक्षरता सबसे कम। ये ट्रिक है याद करने का, इसको आप याद रखिएगा तो भूलेंगे नहीं चीजों को। ठीक है, और यहीं से दोस्तों स्टार्ट किया गया या क्या, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू किया स्कूल चलो अभियान। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके तहत जो बच्चे होंगे जिनका एडमिशन होगा उनको जूते दिए जाएंगे, उनको कपड़े दिए जाएंगे, उनको स्कूल यूनिफॉर्म बैग वगैरह सब दिए जाएंगे ताकि साक्षरता दर यहां की बढ़ाई जा सके। याद रखिएगा एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, साक्षरता में किसे, साक्षरता दर जब मापा जाता है तो किसे शामिल किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे 7 साल से ज्यादा की उम्र के होते हैं, 7 या 7 से अधिक वर्ष के होते हैं, केवल उन्हीं बच्चों को साक्षर कहा जाता है। उससे कम उम्र के बच्चे भले ही अपना नाम लिख लें, चीजों को पढ़ लें, लेकिन फिर भी उन्हें साक्षर नहीं कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एक कंडीशन है, इसको जरूर याद रखेगा, क्योंकि सवाल ऐसा है कि कभी हो सकता है आपके दिमाग से जो है निकल जाए। इन चीजों को पढ़िए, जो मैंने अभी आपको बातें बताई वही सारी बातें आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और हाँ, इसी के साथ योगी आदित्यनाथ जी ने अपील भी किया है अपने सांसदों से, विधायकों से, कि भाई खास करके विधायक से, सांसद क्योंकि वो सेंट्रल में होते हैं, मैं विधायक की बात कर रहा हूं, कि उन्होंने अपील किया है कि एक एक गांव को गोद ले लो। ठीक है, गांव को नहीं, एक एक विद्यालय को गोद लें ताकि विद्यालय की स्थितियों को और ज्यादा सुधारा जा सके, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। उसके पहले योजनाओं से संबंधित कुछ सवालों पर चर्चा कर लेते हैं। जरा देखते हैं कि करंट अफेयर में कौन कौन सी योजनाएं हाल फिलहाल में हम लोगों ने पढ़ रखी है। जैसे अगर सवाल आता है परीक्षा में कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान ये किस राज्य ने शुरू किया, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, करा किस राज्य ने ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के तहत विनय समरस्य योजना शुरू किया है। तो मैंने बताया था दोस्तों, विनय नाम का एक 3 साल का बच्चा था, बारिश से बचने के लिए बच्चा मंदिर में क्या चला गया, बवाल हो गया, जान लो। ठीक है, और उसी संबंधित योजना है विनय समरस्य योजना, ये कर्नाटक सरकार की योजना है, याद रखिएगा। ठीक है, कर हाल ही में किस राज्य ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू किया है, 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाएगा दोस्तों कैदियों को, और यह योजना शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने, इसे भी याद रखेगा। करा किस राज्य सरकार द्वारा ई ऑटो के पंजीकरण और खरीद के लिए माई ईवी पोर्टल लॉन्च किया गया, तो दिल्ली सरकार ने स्टार्ट किया माई ईवी पोर्टल। करा किस राज्य सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना स्टार्ट किया दोस्तों, यह त्रिपुरा सरकार की तरफ से स्टार्ट किया गया। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे यहां असम राज्य चूज करने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चाय की खेती होती है वो असम में होती है, इसलिए किसी के दिमाग में त्रिपुरा नहीं आएगा। आपको स्पेशली इस बात को याद रखना है कि त्रिपुरा ही उत्तर है। वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क कहां बनाया जा रहा है, तो यह बनाया जा रहा है हरियाणा
हरियाणा के मानेसर में। कहां पर? हरियाणा के मानेसर पर। जितनी ज्यादा बिजली की जरूरत होगी उतना उत्पादन होगा, कम की जरूरत तो कम उत्पादन, अधिक की जरूरत अधिक उत्पादन, तभी तो इसे स्मार्ट ग्रिड का नाम दिया गया। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किया है? तो याद रखेगा सुषमा स्वराज जी हरियाणा की रहने वाली हैं, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री, क्या नाम है बताइए जल्दी से, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दोस्तों सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किया है। इसके अलावा वहां के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय नाम है, याद रखेगा। करा किस राज्य ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर से भूपेश बघेल वहां के मुख्यमंत्री, उन्होंने इस कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत किया। करा किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ विशेष उद्यमिता संवर्धन योजना शुरू किया? तो यह एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, जिसके मंत्री नारायण तूती राणे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यह भी आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। अगला आपको सही सुमेलित करना है और यहां प्रधानमंत्रियों के कुछ नियुक्ति हुई है। जैसे आज का जो सवाल है विक्टर ऑर्बन के ऊपर है। विक्टर ऑर्बन को दोस्तों किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? तो याद रखिएगा अभी हंगरी देश का प्रधानमंत्री चुना गया है, याद रखिएगा हंगरी। हंगरी की राजधानी कहां दोस्तों? हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। क्या है? बुडापेस्ट राजधानी है, याद रखिएगा। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था रॉबर्ट अबेला के बारे में। रॉबर्ट अबेला को दोस्तों कहां का चुना गया है? तो याद रखिएगा इनको माल्टा का प्रधानमंत्री चुना गया और माल्टा की राजधानी वैलेटा है। क्या है? वैलेटा यहां की राजधानी है। यह भी नया सवाल है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा एंटोनियो कोस्टा की बात करें तो एंटोनियो कोस्टा को अपॉइंट किया गया था पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में। मिया मोटली को अपॉइंट किया गया था दोस्तों बारबडोसा के प्रधानमंत्री के रूप में, और अली खान इस्माइलोव को अपॉइंट किया गया था कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, तो यहां पर मैंने मैचिंग मिला दिया, आप एक बार चेक करिए कौन सा उत्तर होगा। पहला डी हो जाएगा, दूसरा ई हो जाएगा, तीसरा आपका बी हो जाएगा, चौथा आपका सी हो जाएगा और पांचवा आपका ए हो जाएगा। तो डी ई बी सी ए आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका राइट आंसर है। जब कभी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की बात आती दोस्तों, तो मैं इसी तरह के कूट वाले सवाल लेकर आता हूं ताकि आपको ये भी रिवाइज हो जाए कि हाल फिलहाल में हम लोगों ने किसके बारे में क्या पढ़ा था, या पिछले कुछ दिनों पहले किसे किसे प्रधानमंत्री कहां कहां बनाया गया, ये आपको याद हो जाए। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। हाँ, एक चीज और याद रखेगा, अभी इसी हंगरी देश में पहली महिला राष्ट्रपति को अपॉइंट किया गया था इसी मार्च 2022 की बात करें दोस्तों, कैटलिन नोवाक को। किसे? कैटलिन नोवाक को क्या किया गया था? हंगरी देश में पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। और आज आप जो पढ़ रहे दोस्तों, विक्टर ऑर्बन को नया पीएम चुना गया। विक्टर ऑर्बन को नया क्या चुना गया? ये चौथी बार दोस्तों उन्होंने जीत हासिल किया। विक्टर ऑर्बन ने लगातार 4 बार से दोस्तों क्या कर रहे हैं, उनको पीएम चुना जा रहा है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेगा। अच्छा, ये हंगरी जो देश है दोस्तों, याद रखेगा एक लैंड लॉक कंट्री है यूरोप का, जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है। सारी बातें लिखी गई हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं दोस्तों। मुख्य पद से संबंधित नियुक्तियां, यानी किससे इंपॉर्टेंट पद पर बिठाया गया है, ऐसे सवाल भी आते रहते हैं। ये लिस्ट आपके लिए बड़ी अच्छी है, कहीं और आपको मिलने वाली नहीं। बहुत मेहनत लगता है इस लिस्ट को तैयार करने में। सोचिए, डेली आपके लिए नए नए क्वेश्चन लाए जाते हैं और डेली इस लिस्ट को अपडेट किया जाता है, मतलब अपने आप में बड़ी बात है। लिख रहा हाल ही में विक्टर ऑर्बन को कहां का बनाया गया दोस्तों? तो हंगरी देश का बनाया गया। रॉबर्ट अबेला को दोस्तों कहां बनाया गया? वैलेटा, जिसकी राजधानी माल्टा देश का दोस्तों पीएम अपॉइंट किया गया था। और उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, वो भी निर्विरोध चुना गया दोस्तों, खंडूरी जी को। रीतू खंडूरी भूषण नाम है पूरा, रीतू खंडूरी भूषण। इसके पहले गुजरात राज्य में पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष अपॉइंट किया गया था नीमाबेन आचार्य को। किसे किया गया था? नीमाबेन आचार्य को। अगला है गैब्रियल बोरिक को किस देश का सबसे युवा राष्ट्रपति चुना गया है? तो गैब्रियल बोरिक को चुना गया चिली देश के लिए। किसे चुना गया? चिली देश के लिए। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कुछ दिन पहले पढ़े तो वही कैटलिन वाला नाम है दोस्तों, कैटलिन नोवाक, याद रखेगा। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति युंग सुक योल बने हैं, युंग सुक योल। फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर को जर्मनी का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुना गया है। अभी इसके पहले जर्मनी में ओलाफ सोल्ज को चांसलर चुना गया था, वो भी याद रखेगा। पॉल हेनरी साडोंगो दामिबा को राष्ट्रपति चुना गया बुर्किना फासो का। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला में निदेशक के रूप में चुना गया है जी.ए. श्रीनिवास मूर्ति जी को। किसे? जी.ए. श्रीनिवास मूर्ति जी को। एंटोनियो कोस्टा ये पुर्तगाल के पीएम चुने गए हैं दोस्तों। और सियामारो कास्त्रो को पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है
होंडुरास देश का। कहां का? होंडुरास देश का। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल क्या है। हाल ही में राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता? जी हां दोस्तों, किसमें? राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप चल रहा था, इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता? अगर मैं मीराबाई चानू का नाम ले लूं दोस्तों, तो मीराबाई चानू अभी हाल ही में सिंगापुर में हो रहा था दोस्तों। क्या हो रहा था? सिंगापुर में भारोत्तोलन चैंपियनशिप हो रहा था, भारोत्तोलन चैंपियनशिप हो रहा था दोस्तों, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। यहां पर दोस्तों मीराबाई चानू का नाम सही नहीं है, यहां सही है उपरोक्त दोनों नाम। एन मारिया की बात करें दोस्तों, तो एन मारिया महिला ऐसी महिला हैं जिन्होंने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। और गुरदीप सिंह पुरुषों की श्रेणी में दोस्तों क्या जीते हैं? याद रखिएगा, गोल्ड मेडल जीते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में याद रखिएगा इन दोनों लोगों ने क्या जीता है? याद रखिएगा, इन दोनों लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, एक चीज और, ये जो एन मारिया नाम है दोस्तों, ये एन मारिया किस देश की रहने वाली हैं और इन्होंने भारोत्तोलन में कितना किलोग्राम उठाया? तो याद रखेगा, इन्होंने उठाया 231 किलोग्राम और ये केरल की रहने वाली। कहां की रहने वाली हैं? 231 किलोग्राम का वजन उठाया और केरल की रहने वाली हैं। और बदले में और जो पुरुषों साइड में है दोस्तों, उन्होंने 391 किलोग्राम का दोस्तों वजन उठाया। गुरदीप सिंह ये कहां के रहने वाले दोस्तों? तो याद रखेगा, इनका तो यहां पे डिटेल नहीं दिया है, ठीक है, फिलहाल याद रखेगा। अच्छा, ये गेम कहां हो रहा था दोस्तों? ये गेम आपका भुवनेश्वर में खेला जा रहा था। भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में ये गेम खेला जा रहा था। और गुरदीप सिंह के बारे में आई थिंक नहीं, मुझे जानकारी नहीं, इसलिए मैं यहाँ बता नहीं सकता। एक स्टार लगा दे रहा हूँ, आप जरा ढूंढ के बताइएगा, ठीक है। मैं लिख ही रहा था, इसके बारे में पढ़ रहा था, एक बार गूगल किया बट मुझे इसका डेटा मिला नहीं। तो एक बार आप देखिएगा कि कहाँ किस राज्य के रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए, खेल से संबंधित जो अच्छे सवाल हैं एक बार हम लोग उनको रिवीजन कर लेते हैं। पहला सवाल, राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो याद रखिएगा, महिलाओं के केस में क्या नाम है दोस्तों? एन मारिया ने जीता। और पुरुषों के केस में गुरदीप सिंह ने जीता है। किसने जीता है? गुरदीप सिंह ने, ठीक है। हाल ही में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता इंग्लैंड को हरा करके, ठीक है, ये भी याद रखेगा। आईपीएल क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए दोस्तों? तो ड्वाइन ब्रावो बन गए दोस्तों। मलिंगा का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है और 171 विकेट लिया। 171वां विकेट इन्होंने, यूपी की टीम जो खेल रही थी लखनऊ सुपर जॉइंट्स, उसमें दीपक हुड्डा खेल रहे थे, उनका विकेट इन्होंने लिया था ड्वाइन ब्रावो ने, ठीक है, याद रखेगा। कर हाल ही में किस देश ने सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया है? वैसे तो बांग्लादेश ही जीत रहा था, बट सबसे ज्यादा गोल भारत ने किया था, इसलिए ओवरऑल भारत की जीत हुई है बांग्लादेश को हरा करके, तो इसको भी याद रखेगा। F1 सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स में दोस्तों किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है, जबकि इसके पहले बहरीन ग्रांड प्रिक्स हुआ था और उसे चार्ल्स लेक्लर ने जीता था। बहरीन को किसने जीता था? चार्ल्स लेक्लर ने जीता था। और सऊदी अरब को किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। हाल ही में स्विस ओपन बैडमिंटन का महिला खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु ने जीता। इसके पहले सैयद मोदी इंटरनेशनल वाला खिताब भी पीवी सिंधु ने ही जीता था। हाल ही में F1 बहरीन दे दिया, इसमें कौन है? चार्ल्स लेक्लर हैं। हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता? तो पंकज आडवाणी ने जीता है। जर्मन ओपन बैडमिंटन का खिताब दोस्तों लक्ष्य सेन ने जीता है। ये वही लक्ष्य सेन है जिन्होंने सुपर 500 का खिताब लोहकिन यू को हरा करके जीता था। हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? इनका नाम है प्रियंका नुटक्की। क्या नाम है? प्रियंका नुटक्की। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 कहां खेला जा रहा था? तो ये न्यूजीलैंड में खेला जा रहा था और ऑस्ट्रेलिया इसमें विजेता हो चुकी है, उपविजेता के रूप में इंग्लैंड आ गया है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। ये सभी सवाल खेल से जुड़े ऐसे सवाल हैं जो करंट अफेयर में हम लोगों ने पढ़े थे, साथ ही साथ आपने रिवीजन किया, तैयारी अच्छे से हो गई होगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 टीम की तरफ से जो बेस्ट सेलिंग कोर्स चल रहा है वो हिंदी इंडिविजुअल का बैच चल रहा है। फिर से मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, आंख मूंद कर आइए, ज्वाइन कीजिए। आगे बहुत सारे आपके परीक्षा होने वाले, एग्जाम होने वाले जिसमें हिंदी आएगा, और हिंदी से अगर आप डर निकालना चाहते हैं तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट जो क्लास चलती है वो स्टडी 91 पे चलती है। एक बार आप लेके देखो, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं अगर सुपर टेट कोर्स की, तो सुपर टेट यूपी टेट का बैच दोस्तों नया स्टार्ट हो चुका है, न्यू बैच आ चुका है। सुपर टेट और यूपी टेट का नया बैच आ चुका है दोस्तों, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यूपी पुलिस का बैच आ चुका
चुका है, वैकेंसी भी आ रही है दोस्तों, तो ये भी बैच आ गया है। इसके अलावा दोस्तों वीडियो परीक्षा के लिए बैच आ चुका है और लेखपाल परीक्षा के लिए भी बैच आ चुका है, ठीक है। तो आप आइए इन बैच को ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों बच्चों का बहुत डिमांड है, सर बीएड एंट्रेंस की तैयारी करा दीजिए। बहुत छोटा सा एग्जाम होता है, बट इसके लिए भी आपको चीजें दी जा रही हैं, आइए और उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवालों पर आते हैं और देखते हैं कौन कौन से सवाल और हमें पढ़ने बचे रह गए। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता किया? क्या किया दोस्तों? आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता किया। यह एक तरह का दोस्तों फ्री, इसको देखिए एफटीए भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एफटीए भी कहा जाता है, ठीक है। एफटीए का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसे कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या कहते हैं दोस्तों? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो दो देशों के बीच में व्यापार को और ज्यादा सुलभ बनाता है। क्या करता है दोस्तों? व्यापार को सुलभ बनाता है कि कितने आसानी से दो देश आपस में व्यापार कर सके। दोनों देश एक दूसरे को अगर किसी तरह की चीजों का आयात निर्यात करते हैं तो उन पर जो शुल्क लगता है वो इतना ज्यादा ना हो कि आयात निर्यात भारी पड़ जाए। अगर नहीं ज्यादा होगा तो दोनों देशों का लाभ होगा। यह एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अभी मोदी जी दोस्तों कई देशों के साथ प्रयास कर रहे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा साइन हो जाए। अभी अगर मैं बात करूं अब तक का, इस दशक का, पिछले 10 साल का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर कोई साइन हुआ है तो यही है ऑस्ट्रेलिया के साथ जो साइन किया गया। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी भारत ने यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं मैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके साइन करने से कुल आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको यही लगेगा कि दोनों देशों के बीच में आयात निर्यात और ज्यादा सुलभ हो पाए, इसीलिए यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया। हां, एक चीज और बता दूं कि अगर मैं बात करूं कि फरवरी में यूएई देश के साथ, तो दोस्तों ऐसा ही एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत ने यूएई देश के साथ साइन किया था, लेकिन वो काफी ज्यादा छोटा था, ऑस्ट्रेलिया जैसे जितना बड़ा नहीं था। इसके अलावा भी भारत चाह रहा है कि इजराइल के साथ भी साइन हो जाए, कनाडा के साथ साइन हो जाए, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के साथ साइन हो जाए, यूरोपियन यूनियन के साथ भी दोस्तों साइन करना चाह रहा है। और इसके ऊपर सक्रिय रूप से भारत बातचीत कर रहा है ताकि भारतीय जो सामान है उनका आयात निर्यात भी अच्छे से हो सके, मतलब निर्यात हो सके। जाहिर सी बात है, जब हम दूसरे देशों को सामान भेजते हैं तो निर्यात कहलाता है, और उसी प्रकार जब दूसरे देशों से सामान खरीदते हैं तो वो आयात कहलाता है, इंपोर्ट कहलाता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ बहुत सारी बातें दी गई हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों राष्ट्रीय समाचार से जुड़े कुछ अच्छे सवालों पर जो आपके परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला सवाल याद रखिएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत ने किसके साथ साइन किया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के साथ साइन किया है। हाल ही में रक्षा में रहा वर्डिका क्या दोस्तों? तो वर्डिका ये एक स्याही निर्माण कंपनी है जो कि आरबीआई की कंपनी है, और आरबीआई के लिए ही ये स्याही का निर्माण करती है, ठीक है, याद रखेगा। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य रेलगाड़ी चलने जा रही है दोस्तों? तो भारत में बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था नामक स्थान तक दोस्तों गाड़ी चलाई जा रही है। लगभग 34.5 किलोमीटर का रेलवे लाइन है जहां पे अभी रेलवे शुरू होने जा रहा है। हाल ही में किन राज्यों ने सीमा विवाद के समाधान के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो गृह मंत्री अमित शाह की निगरानी में दोस्तों 2 राज्यों ने में इस पर हस्ताक्षर किया है। एक असम राज्य है, एक मेघालय राज्य है। इन दोनों राज्यों के बीच में 12 क्षेत्रों में दोस्तों सीमा संघर्ष चल रहा था, बट 6 क्षेत्रों के सीमा संघर्ष को सुलझा दिया गया है और जिस पे दोनों राज्य सहमत हो चुके हैं। WHO और भारत सरकार ने दोस्तों जामनगर गुजरात में पड़ता है, वहां पर पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। यह भी आप याद रखिएगा, पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक वैश्विक केंद्र बनेगा जामनगर गुजरात में, ठीक है। हाल ही में मोदी जी ने कहां पर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के भवन का उद्घाटन किया? तो यह भवन का उद्घाटन मोदी जी ने गांधीनगर में किया, जो कि गुजरात की राजधानी है, ठीक है। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, वही वाला सवाल है, जामनगर वाला, याद रखेगा। नाइट फ्रैंक दोस्तों एक रिपोर्ट जारी किया और यह बताया गया भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़ने के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। और भारत में अरबपतियों की कुल संख्या हो कितनी गई है? तो याद रखें दोस्तों 145 अरबपति हो चुके हैं भारत में, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। करा किस राज्य सरकार द्वारा साइंस इनोवेशन हब विकसित किया जा रहा है? तो दिल्ली सरकार द्वारा साइंस इनोवेशन हब विकसित किया जा रहा है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, जो कि हम लोग हाल फिलहाल के करंट अफेयर में पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया? एक नया पोर्टल दोस्तों लॉन्च किया गया ताकि जो किसान है उनको मदद मिल पाए, उनके जो उनकी फसलें हैं उनका बीमा हो पाए। और यहां पर दोस्तों याद रखेगा कुल 21
फसलों को दोस्तों रखा गया है। कुल 21 फसल ऐसी हैं जिनको इस दायरे में रखा गया है, ठीक है। और ये किस सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया? तो हरियाणा सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया। हरियाणा के सीएम दोस्तों कौन है? याद रखिएगा, मनोहर लाल खट्टर हैं। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर याद रखिएगा सीएम हैं। और इसके अलावा वहां के राज्यपाल कौन है दोस्तों? बताइए राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय हैं। कौन है? बंडारू 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 दत्तात्रेय। दत्तात्रेय याद रखिएगा ये राज्यपाल हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। एक फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया। अच्छा, इसमें क्या होगा दोस्तों? इसमें एकड़ वाइज क्या होगा? किसानों के फसल का बीमा किया जाएगा और बहुत कम अमाउंट में दोस्तों, 1000-2000 का छोटा छोटा किस्त है दोस्तों, उतने में बीमा होगा। देखिए ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर कि किसान का अंशदान बीमित राशि का केवल 5% रहेगा। सब्जी और मसालों के लिए केवल 750 रुपया, और वहीं 750 रुपया प्रति एकड़, याद रखिएगा, ठीक है। और फलों के लिए 1000 रुपया प्रति एकड़ यह बीमित राशि है। और अगर नुकसान होता है तो जो भरपाई होगी, याद रखिएगा, वो सब्जियों और मसालों के लिए जहां पर आप 750 रुपये प्रति एकड़ पेमेंट किया जा रहा था, उसके लिए 30,000 रुपये, और फलों के लिए जो भरपाई मिलेगी वो मिलेगा 40,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, जहां 1000 रुपये दे रहे थे आप, उसके बदले में 40,000 रुपए आपको सरकार पेमेंट करेगी। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक बीमा फसल योजना है। ऐसी बीमा फसल योजना दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से भी चलाई जा रही है, बट यहां राज्य सरकार की योजना है और इसके लिए बीमा पोर्टल लाया गया है। तो इसको भी आप आराम से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इसमें कुल 21 फसलों में याद रखिएगा 14 सब्जियां हैं, 14 सब्जियां हैं, 2 मसाले हैं। सब्जियों मसालों को एक साथ रख दीजिएगा तो टोटल 16 हो जाएंगे, याद रखिएगा, एक साथ इधर। और 5 फल हैं तो 16 और 5 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो याद रखिएगा टोटल 21 यहां पर ऐसे अनाज हैं, ठीक है, जिनको शामिल किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और एग्रीकल्चर से जुड़े कुछ अच्छे सवाल को देखते हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहे और जहां से प्रश्न बन सकता है। तो याद रखिएगा, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो हरियाणा सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया। हाल ही में भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन बना? तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल को पीछे करके। किसे पीछे करके दोस्तों? पश्चिम बंगाल को पछाड़ करके, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश नंबर 1 जो है सब्जी उत्पादक राज्य बना है। वहीं फल उत्पादन में दोस्तों, याद रखिएगा, फल उत्पादन में कौन सा राज्य आगे दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश आगे है, नंबर 1 पर है। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। कह केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी मनरेगा में दोस्तों जो लोगों को रोजगार का पैसा मिलता था उसकी बढ़ोतरी की गई है, और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी किया है गोवा राज्य ने। गोवा ने दोस्तों मनरेगा में पैसा जो बढ़ाया वो 7.14% की वृद्धि किया है। याद रखिएगा, मजदूरी वृद्धि दर ये सबसे ज्यादा है। हाल ही में चर्चा में रहा बैगनी क्रांति क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बैगनी क्रांति का संबंध है किससे है? लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों बैगनी क्रांति की शुरुआत किया गया। इस लेवेंडर के फूल से सुगंधित जो है ये परफ्यूम वगैरह बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 550 टन के गोवर्धन संयंत्र का वर्चुअली उद्घाटन कहां पे किया गया? तो इसका उद्घाटन इंदौर में किया गया, जो मध्य प्रदेश में। केंद्र सरकार ने कब तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा दोस्तों? तो सन 2024 इसका लक्ष्य रखा गया है सरकार का, याद रखिएगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम में नाबार्ड की तरफ से स्टार्ट किया गया। छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा राज्य ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ से दोस्तों एक समझौता किया है, यह भी याद रखें। जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी क्या दोस्तों? एक कृषि की खेती से संबंधित दोस्तों, कृषि से संबंधित दोस्तों एक पद्धति है, एक टेक्नोलॉजी है, याद रखिएगा, जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी। तो ये सभी एग्रीकल्चर के जुड़े अच्छे सवाल हैं, इनको भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कितने भारतीय मूल के लोगों ने ग्रैमी अवार्ड जीता है? कितने भारतीय मूल के लोग हैं दोस्तों जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है? अभी ग्रैमी अवार्ड का घोषणा किया गया और यहां भारतीय मूल के 2 लोग हैं दोस्तों, याद रखिएगा, जिन्होंने यह अवार्ड जीता है, ठीक है। नाम आप जानते हैं क्या? दोनों लोग का नाम आप जानते हैं? बताइए जल्दी से। एक मेल है, दूसरे फीमेल है, ठीक है, बताइए। ठीक है, एक मेल है दोस्तों और दूसरी फीमेल है जिन्हें चुना गया यहाँ पर, ठीक है। पहला नाम है दोस्तों रिकी केज का नाम। क्या नाम है दोस्तों? रिकी केज का नाम सुना होगा दोस्तों। और रिकी केज को दोस्तों मोदी जी ने ट्वीट करके बधाई दिया। पीएम ने क्या किया दोस्तों? याद रखिएगा, ट्वीट करके बधाई दिया। मतलब सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है, अगर मोदी जी ने किसी को ट्वीट किया मतलब अच्छा सवाल है। और याद रखिएगा, ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। जी हाँ दोस्तों, रिकी केज को दोस्तों ये अवार्ड मिला। एक बार नाम देख ले, रिकी केज ही राम है ना,
क्योंकि थोड़ा से लोग बाहर ही रहने वाले हैं ना। रिकी केज नाम है दोस्तों, बिल्कुल सही है, रिकी केज। और इनको जो अवार्ड मिला दोस्तों, इनका एक एल्बम था डिवाइन टाइट्स। क्या नाम था? डिवाइन टाइट्स दोस्तों, यह एल्बम था जिसके लिए इन्हें चुना गया। ठीक है, इसको भी याद रखेगा दोस्तों। इसके अलावा फीमेल में दोस्तों याद रखेगा फाल्गुनी जी को चुना गया। फाल्गुनी पाठक नहीं दोस्तों, दूसरी फाल्गुनी है, याद रखेगा। ठीक है, फाल्गुनी जी को चुना गया। फाल्गुनी जी बहुत सारे एल्बम को रहमान के साथ मिलकर बनाई हैं दोस्तों। अब्दुल रहमान का नाम सुना होगा। ठीक है, तो याद रखेगा उनके साथ मिलकर बहुत सारे गाने पर इन्होंने काम किया है। ठीक है, तो इससे भी याद रखेगा ए आर रहमान, अब्दुल रहमान ने ए आर रहमान याद रखेगा। ठीक है, मैं ए आर रहमान बोला हूँ कि अब्दुल रहमान बोला हूँ? ठीक है, ए आर रहमान के साथ फाल्गुनी जी ने कई सारे स्टेज शो भी किए हैं। इन्हें भी दोस्तों इस बार ग्रैमी अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो दो नाम याद रखेगा, दो लोग दोस्तों भारतीय मूल के हैं, इसलिए सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी की बातें दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अवार्ड से संबंधित कुछ चीजें और भी हैं जिन्हें के ऊपर हम बात कर लें। भारतीय मूल की कितने लोगों को दोस्तों ग्रैमी अवार्ड दिया गया? तो दो लोगों को। पहला नाम रिकी केज याद रखेगा। पहला नाम क्या है दोस्तों? रिकी केज याद रखेगा। और दूसरा नाम क्या है दोस्तों? याद रखेगा एंड मतलब दूसरा नाम है आपका यहाँ पे फाल्गुनी। क्या नाम है दोस्तों? फाल्गुनी। ठीक है, याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कर हाल ही में किस हवाई अड्डे ने विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता है? तो यह पुरस्कार जीता है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। किसने जीता? कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसने जीता दोस्तों? स्टॉकहोम जल पुरस्कार याद रखिए, यह नोबेल पुरस्कार के बराबर की प्राइज माना जाता है और यह जीता एमरेट्स विल्फ्रेड ब्रुसर्ट ने। किसने जीता? एमरेट्स विल्फ्रेड बुलसर्ट ने जीता, याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में कितने सांसदों को लाइफ टाइम अचीवमेंट एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार दिया गया? तो टोटल 11 सांसदों को इसमें चुना गया। 94वां ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया? कोडा मूवी को दिया गया। किसे? कोडा मूवी को। हाल ही में फिल्म ड्यून को मिले 6 ऑस्कर पुरस्कार में से एक पुरस्कार एक भारतीय को मिला। उन 6 में से वीएफएक्स में दोस्तों वर्क करने के लिए दिया गया नमित मल्होत्रा, जो भारत के रहने वाले हैं, याद रखेगा नमित मल्होत्रा को। हाल ही में किस गणतज्ञ को एबल पुरस्कार दिया गया? तो डेनिश पार्नेल सुलिवन को। किसे? डेनिस पॉलन सुलिवन को दिया गया। नीति आयोग ने अपने 5वें वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के अंतर्गत कितने महिलाओं को चुना? तो कुल 75 महिलाओं को चुना। क्यों? क्योंकि इस बार आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आजादी का 75वां वर्ष है। स्पोर्ट स्टार एसेज अवार्ड 2022 में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार पुरुषों के लिए चुना गया दोस्तों नीरज चोपड़ा को, और महिलाओं के रूप में चुना गया मीराबाई चानू को। उनका नाम भी याद रखेगा। ठीक है, महिलाओं में किसे चुना गया? मीराबाई चानू को। ठीक है, मीराबाई चानू को दोस्तों याद रखेगा, यह महिलाओं में चुना गया। ठीक है, यह भी आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, हाल ही में मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 किसने जीता? मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 किसने जीता दोस्तों? एशले बार्टी की बात करें तो एशले बार्टी ने दोस्तों अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। क्या जीता था? ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था। और दोस्तों एक सवाल और याद रखेगा कि अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये संन्यास लेने जा रही हैं, याद रखेगा। नाओमी ओसाका को हराया है, दिस याद रखेगा, इनको हरा करके ही दोस्तों यह खिताब किसने जीता है? ईगा स्वितेक ने जीत लिया है। किसने जीता? ईगा स्वितेक ने जीता। और ये जो एलिसा हेली का नाम आ रहा दोस्तों, एलिसा हेली याद रखेगा, इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है इस बार के आईसीसी वर्ल्ड कप, महिलाओं का जो वर्ल्ड कप चल रहा था उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दोस्तों चुना गया, टूर्नामेंट चुना गया, याद रखेगा। किस में दोस्तों? तो इस बार जो आपका वोमेन वर्ल्ड कप चल रहा था, वोमेन का वर्ल्ड कप जो चल रहा था, वोमेन वर्ल्ड कप जो चल रहा था दोस्तों, कहाँ पर? न्यूजीलैंड में, वहाँ पर दोस्तों इनको चुना गया। क्रिकेटर हैं, इनका इससे कोई संबंध नहीं है। तो जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या होगा दोस्तों? वो ईगा स्वितेक होगा उत्तर आपका। इन्होंने नाओमी ओसाका को हरा करके ये मियामी ओपन चैंपियन का खिताब दोस्तों जीत लिया है, याद रखेगा। ठीक है, ये टेनिस का खिताब है और ये उनका दोस्तों 7वां खिताब है। 17वीं बार ये दोस्तों खिताब जीता उन्होंने और इस बार के कैरियर का ये चौथा है। ठीक है, तो इसको भी छठा है, छठा और 17वां है, दोनों याद रखेगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। बाकी नाओमी ओसाका को हराना है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, सवाल याद करने लायक। चलिए खेल से संबंधित कुछ और सवाल को आप अपडेट कर लीजिए अपनी लिस्ट में, एक बार पढ़ लेते हैं। पहला, मियामी ओपन दोस्तों किसने जीता है? तो थोड़ा सा नया नाम आया है। नाओमी ओसाका का नाम हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, बस इनका नाम हम लोग नहीं पढ़े हैं। ईगा स्वितेक, क्या नाम है? ईगा स्वितेक नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में दोस्तों 2 लोगों ने जीता है। केरल की रहने वाली दोस्तों एन मारिया ने जीता है और पुरुषों में गुरदीप सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा के जीता।
आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ड्वेन ब्रावो बने 171 विकेट। और सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप भारत ने बांग्लादेश को हराया। F1 सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। स्विस ओपन बैडमिंटन का खिताब दोस्तों जीता है, इसमें गोल्ड मेडल जीता है पीवी सिंधु ने, याद रखेगा। बहरीन ग्रांड प्रिक्स जीता है चार्ल्स लेक्लर ने। बिलियर्ड्स वाला एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब पंकज आडवाणी ने जीता। जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में सिल्वर मेडल जीता है, याद रखेगा लक्ष्य सेन ने। भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर प्रियंका नुटक्की हैं। और आईसीसी महिला विश्व कप ये न्यूजीलैंड में शुरू किया गया था, जिसे जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, तो ये खेल से जुड़े अच्छे सवाल हैं जो कि आपसे आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो एक एक सवाल आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। कर महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूएन वुमेन के लिए भारत द्वारा कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया? जी हां दोस्तों, भारत द्वारा कितने अमेरिकी डॉलर का? तो याद रखें भारत ने यहां पर 5 लाख अमेरिकी डॉलर का दोस्तों योगदान दिया। देखिए क्या होता है कि जब वर्ल्ड वाइड कोई फंड बनता है और अगर भारत भी उसमें योगदान करेगा तो भाई भारत की पहुंच, भारत की जो स्थिति है वो लोगों के बीच में और अच्छी हो पाएगी। इसीलिए दोस्तों भारत इस तरह के फंड में अक्सर दान देते रहता है। ठीक है, तो यूएन वुमेन का एक फंड बना दोस्तों, यूनाइटेड नेशन एजेंसी के द्वारा एक फंड बनाया गया। और किसके लिए? महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए। इसमें दोस्तों आप आगे एक वर्ड पढ़ेंगे, बड़ा ही टेढ़ा सा वर्ड है, इसको याद रखिएगा। ये है LGBTIQ। क्या है? LGBTIQ। LGBTIQ क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, इन लोगों के खिलाफ हिंसा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह भी संगठन का काम है। यल माने क्या होता है दोस्तों? लेस्बियन। ठीक है, एल माने लेस्बियन, जी माने गे, बी माने बाइसेक्सुअल, टी माने ट्रांसजेंडर, आई माने इंटरसेक्स। इन लोगों के ऊपर दोस्तों अगर किसी तरह का जो है भेदभाव होता है, कोई इनके ऊपर दोस्तों कोई सांसत आती है, कोई इनके खिलाफ हिंसा आता है, तो याद रखिएगा तो यहां पर दोस्तों क्या किया जाएगा? कदम उठाया जाएगा। ये इसलिए एक फंड बना है यूएन वुमेन का फंड, जिसमें 5 लाख डॉलर दोस्तों भारत ने दिया है। चलिए अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ अच्छे सवालों पर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। पहला सवाल ये है कि महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता, इसके साथ साथ LGBTQ भी इसमें जोड़ लीजिएगा। ठीक है, उस पर दोस्तों भारत ने कितना भी दिया योगदान? 5 लाख डॉलर का। करा फिक्की ने वर्ष 2022 फाइनेंशियल 2023 के लिए भारत की जीडीपी का कितने प्रतिशत अनुमान लगाया? तो कल दोस्तों मैंने आपको कहा था 7.3%, उसे सुधार कर लीजिए दोस्तों। राइट आंसर होगा 7.4%। मैंने पढ़ा, 2-3 जगह पढ़ा अलग अलग, बट मुझे जो सही जवाब मिला वो 7.4% मिला, तो थोड़ा सा इसे सुधार लीजिए। ठीक है, कर हाल ही में किसके द्वारा नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए मंथन आइडियाज शुरू किया गया? तो ये सेबी के द्वारा शुरू किया गया। और सेबी में पहली महिला अध्यक्ष अभी चुनी गई है दोस्तों, माधवीपुरी बुच। कौन चुनी गई हैं? माधवीपुरी बुच। हाल ही में रहा श्रृंखलेशन चर्चा में रहा, क्या दोस्तों? ये मुद्रास्फीति का एक प्रकार है दोस्तों, जिसमें किसी प्रोडक्ट की साइज तो वही रहती है, बस उसकी क्वांटिटी कम कर दी जाती, मात्रा कम हो जाती है, याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना कहां किया जा रहा है? तो मैसूर में किया जा रहा है। वर्डिका एक कंपनी दोस्तों यहां बनाई गई है जो आरबीआई के लिए शाही निर्माण का भी काम करेगी। ठीक है, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL का विलय किया जा रहा दोस्तों BSNL में, इसे भी याद रखिएगा। करा किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए बाल बजट पेश किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पेश किया गया। यूपीआई के माध्यम से सार्वजनिक ऋण निवेश की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख से 5 लाख कर दिया गया। वर्तमान में कितना है? तो 5 लाख ऋण निवेश की सीमा है दोस्तों, याद रखिएगा यूपीआई के माध्यम से। याद रखिएगा CSO और NSSO को मिलाकर के दोस्तों क्या बना दिया गया? NSO बना दिया गया, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस बना दिया गया। तो इसे भी याद रखिएगा, यह सवाल भी आपके लिए अच्छा ही सवाल है। ठीक है, तो इतने सवाल थे दोस्तों करंट अफेयर से जुड़े जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए दोस्तों, फिर से एक बार आपसे कह रहा हूं कि आइए एक बार किताबों को देखिए और परचेज कीजिए। आपको लगेगा कि वाकई जो आप कह रहे हैं सर बहुत ही अच्छी किताब, बड़ी शिद्दत के साथ दोस्तों किताब लिखी गई है। अभी तक हमारे हाथों में बड़ी कम किताबें थी, धीरे धीरे दोस्तों खुशी बढ़ रही है क्योंकि एक एक करके किताबें दोस्तों आपके सामने आ चुकी हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात है दोस्तों, इन किताबों को आपके घर तक पहुंचाने के लिए किसी भी तरह का शिपिंग चार्ज या डिलीवरी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। आप ऑनलाइन इन किताबों को ऑर्डर कर सकते हैं। ये किताबें डायरेक्ट आपके घर पर पहुंचा दी जा रही है, डायरेक्ट आपके घर पर सीधा पहुंचा दी जा रही हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छी प्रक्रिया है। अगले
3 से 4 दिनों में, मैं तो 5 दिन बोल देता हूं अधिकतम, 3-4 दिनों में दोस्तों किताबें पहुंच जाएंगी। और सबसे अच्छी बात है कि जब आप किताबों को ऑर्डर करेंगे ना, तो अगले ही दिन दोस्तों आपको एक जो है आईडी मिल जाता है, ट्रैकिंग आईडी मिल जाता है, जिससे आप अपने प्रोडक्ट को ट्रैक भी कर सकते हैं कि हाँ ये स्टडी 91 के ऑफिस से निकली तो किताब कहां पहुंची है। तो एकदम सब कुछ दोस्तों पार्शियल है, अच्छे से पारदर्शी तरीके से आपको भेजा जा रहा है किताब, कोई अलग से शुल्क नहीं है। आप जाइए एक बार मार्केट में किताब को देखेंगे ना, और उसमें जो आपको भेजा जाता है ना, आप एक बार इंटरनेट पे चेक भी कर सकते हैं। इंडियन पोस्ट ऑफिस से हम लोग किताबों को सेंड करते हैं कि किताब के ऊपर सेंड करने का दोस्तों 36 रुपए चार्ज आता है, लेकिन ये 36 रुपए हम आपसे नहीं लेते हैं। हम आपसे 36 रुपए नहीं लेते हैं, इसलिए नहीं लेते हैं कि भाई आपको पहले किताबें समय पर सही तरीके से अवेलेबल हो पाए, ठीक है। जब कभी हमारे ऊपर बोझ बढ़ेगा तब का तब देखा जाएगा। अभी हम ये समझ रहे हैं कि नहीं, चीज़ें आसानी से हो सकती हैं, तो उम्मीद यही है कि आज भी और आगे भी हम किसी तरह के डिलीवरी चार्ज या शिपिंग चार्ज आपसे नहीं लेंगे, किताबें आपके घर तक पहुंचा दी जा रही। कोई जानकारी चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, जिन पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहां जाकर आप PDF डाउनलोड करिए, ब्लॉग पढ़िए, टेस्ट दीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी आप कर सकते हैं, जो कि सब निःशुल्क है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।